अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हंसने लियाकत। आप सबको कहेंगे सुबह की सोच में खुशामदीद, वेलकम। और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत अच्छा गुजरा, बहुत सुपर अच्छा वीकेंड गुजरा। हाँ, नींद क्या भी कहते हैं कि पूरी। वो इरफान पठान की तरह ना, मैं सबसे पहले तो आपको और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना हाँ चाहता जी, हूँ। exactly। और उसके साथ साथ इरफान पठान साहब को मैंने ये कहना कि कैसा गुजरा आपका संडे, क्योंकि हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा। हाँ। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट वॉश किया ओडीआई सीरीज में, और उसके बाद पाकिस्तानी बच्चों ने इंडिया को हरा दिया है और बड़ा वन साइड मैच हराया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो ये मैच की जीतने की खुशी थी, इसके साथ साथ सबकी नींद भी अच्छे से पूरी हुई होगी, हमारी भी हुई और मज़ा भी आ रहा है। एक मंडे आपको हमेशा से मैं कहती हूँ हैप्पी मंडे, तो आपका पूरा वीकेंड अच्छा ही गुजरेगा, उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी है आपके साथ। और सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं अपनी ट्रेंडिंग सोशल स्टोरीज से जो हमारे पास न्यूज़ होती है। तो पहली आज खबर ये है कि क्या वाकई दरामदी जो महंगे इम्पोर्ट हम फ़ोन करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, उन पर टैक्स ख़त्म होने वाला है? मेरा एक सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सैयद जो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे सैयद कासिम गिलानी की जानिब से आवाज़ बुलंद करने के बाद दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर आयद भारी पीटीए टैक्स की एक बार फिर अवामी तनकीद की जद में है। जहां एक तरफ मोबाइल फ़ोन्स पर आयद टैक्स को गैर मुनसिफाना करार दिया जा रहा है, वहीं इस टैक्स में कमी का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा, वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी और सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवी वाला की जानिब से कासिम गिलानी के मौक़िफ़ की तायीद के बाद दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर आए टैक्सेस की कमी के इम्कानात अब पैदा हो गए हैं। रुकन कौमी असम्बली सैयद कासिम गिलानी के मुताबिक आज के दौर में आईफोन या फिर कोई भी अच्छा फ़ोन इस्तेमाल करना या अपने पास रखना कोई अयाशी नहीं है, बल्कि ये एक आम अब ज़रूरत बन चुकी है। अगर कोई शख्स 2.5 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदे और उस पर 1.5 लाख या फिर आप ये कहें कि 2.5 लाख रुपए टैक्स अदा करे, तो ये सरासर गैर मंतकी बात है। और उनका ये भी कहना था कि मैंने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख रुपए अदा किए और फिर मैंने 2 फ़ोन्स जो रखे हुए हैं उस पर भी तकरीबन मुझे इतनी रकम टैक्स की अदा करनी पड़ी है। क्या ये मुनासिब है या फिर नहीं? कासिम गिलानी ने मजीद ये भी कहा कि वो इस सिलसिले में भरपूर मुहिम भी चलाएंगे और उनकी कोशिश है कि वो आइंदा बजट से पहले वज़ीर आज़म को कायल करेंगे कि महंगे फ़ोन्स पर टैक्स की हद ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक आप मुकर्रर कर दें, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। कासिम गिलानी साहब इस वक्त वही बात कर रहे हैं जो आवाम के दिल के बहुत करीब है, और बिल्कुल ठीक बात है कि फ़ोन ऑलरेडी जिसकी कीमत 3-4 लाख रुपए पाकिस्तान में पहुंचते ही होती है, उसके ऊपर आप अगर 2.5 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए टैक्स लगा देंगे तो वो फ़ोन जो दुनिया भर में जिस आईफोन को 3 लाख में या 4 लाख में ख़रीदा जाता है, स्पेशली अगर आईफोन या फिर सैमसंग के अच्छे मॉडल्स की बात की जाए तो उन्हीं के हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त बाज़गश्त हो रही है। तो वहाँ पे वो 3 लाख के होते हैं, पाकिस्तान में 6 लाख के होते हैं। और इसमें आजकल एआई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, चैट जीपीटी का ज़माना है। तो ये फ़ोन्स वो ठीक कह रहे हैं कि अब अयाशी के ज़ुमरे में नहीं आते, बल्कि ये हमारी ज़रूरत है। इसी में हमारे बैंक कार्ड्स भी होते हैं, इसी में तमाम तरह ऐप्स होती हैं जहाँ से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जिस तरह से शिजा फातिमा ने या फिर दूसरे बिलाल अज़हर कियानी साहब की आपने बात की, ये मिल बैठ के इसका जो कम से कम टैक्स है, अगर इसको 50,000 में भी ले आएंगे तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा होगा। और फिर फ़ोन से प्राइस भी कम आएगी और जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो भी इस अच्छे फ़ोन की तरफ, किसी भी अच्छे फ़ोन की तरफ चले जाएंगे। खबरतीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त खबर देते हैं और एक बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान कस्टम्स ने। पाकिस्तान कस्टम्स ने पेशावर के IPJCP अमान मेला में कार्रवाई के दौरान डाइवो बस से आइस बरामद की है, उसकी बड़ी मिकदार बरामद की है। ये वही आइस है जो कि क्रिस्टल मेथ होती है, जो किसी ज़माने में आपने अगर बचपन में भी वो एक सीज़न देखा हो जिसको ब्रेकिंग बैड कहते हैं, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब बनाया करते थे, बड़ी मिकदार में उन्होंने पैसा भी कमाया। इसकी बड़ी मिकदार जब्त करके स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया पाकिस्तान कस्टम ने, जिसकी मालियत तकरीबन 9 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। FBR की प्रेस रिलीज के मुताबिक कस्टम्स को डेप्यूटी कलेक्टर कस्टम्स DI खान 2 से खुफिया इत्तलात मौसूल हुई थी, जिस पर कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट पेशावर के अहकामात के तहत कार्रवाई की गई। FBR के मुताबिक एहलकारों ने बस में 3 खुसूसी डिज़ाइन शुदा इन्वर्टर्स के अंदर छुपाई गई गैर मुल्की मंशियात बरामद की। ड्राइवर और कंडक्टर को मौके पर गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बरामदशुदा मंशियात में 15 पैकेट शामिल थे जो आइस के मुशाबा एक गैर मुल्की अद्वियात पर मुश्तमिल थे। ये भी एक नशावर अद्वियात है जिनका कुल वज़न 15,350 ग्राम था। FBR के मुताबिक मंशियात की मालियत
9 करोड़ 10 लाख रुपए थी, जबकि जब्त शुदा डाइवो बस की मालियत 1 करोड़ 50 लाख रुपए थी, जिससे कुल केस की तखमीना शुदा मालियत 9 करोड़ 25 लाख रुपए बल्कि 10 करोड़ 25 लाख रुपए बनती है। और मंशियात मुंतकिल करते वक्त कस्टम्स एहलकारों पर नामालूम शरपसंदों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। ताहम कस्टम्स टीम की फौरी जवाबी कार्रवाई की बदौलत न सिर्फ एहलकार महफूज रहे बल्कि जब्त शुदा माल भी महफूज रहा। और FBI ने मजीद बताया कि पाकिस्तान आर्मी और पुलिस एहलकार मौके पर फौरी पहुंचे और सिक्योरिटी फराम की। उन्होंने कस्टम एहलकारों और जब्त शुदा मंशियात को DI खान के स्टेट वेयर हाउस तक बगैर किसी जानी या माली नुकसान के महफूज तरीके से पहुंचाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हमने इसी तरह की एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें इस तरह की जो सामान था उसको जब्त कर लिया गया था। और यकीनी तौर पर ये जो कामयाबी है ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, माशी निज़ाम के हवाले से बात की जाए, क्योंकि अगर ये जितनी भी मालियत का जो आपको पता है कि सामान था अगर ये मार्केट में आ जाता तो कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस होता हमारा। और इस तरह की लीगल जो कार्रवाई है उसको जब्त कर लेना बर वक्त और बिल्कुल हिफाजती तरीके से लोगों को भी उससे ऐसा नुकसान नहीं होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 9 से 10 करोड़ रेवेन्यू लॉस तो चले वो क्योंकि ब्लैक मार्केट का उसको तो हम रेवेन्यू लॉस नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका 10 करोड़ इकोनॉमी के लिए तो हमारा है ना लॉस। आपका लेट्स सपोज आपने रिकवर तो किया, लेकिन इससे नुकसान किसको होना था? आपकी नौजवान नस्ल को होना था जिसने आइस का नशा करना था। और ये नशा और अद्वियात यकीनी तौर पे पेशावर से होती है, पूरे पाकिस्तान में फैलती है और आपकी जो नौजवान नस्ल है वो खराब होती है। बिल्कुल व्हाट आई मीन टू से कि अगर ये स्मगल होकर मार्केट में आता तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था। और अभी 9 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान बचा लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं बेसिकली ये कहने की कोशिश करी थी क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है इस तरह की कार्रवाइयों को जब बचा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अभी यूरोपीय मुल्क रोमानिया, जहां पाकिस्तान से दरीना दोस्ती के एतराफ में अपने बंदरगाही शहर कॉन्स्टेंटा की एक सड़क का नाम कराची एवेन्यू रखने की तजवीज़ पेश की गई है। और ये इकदाम दोनों साहिली शहरों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और पाकिस्तान और रोमानिया के 61 साला सिफारती ताल्लुकात की याद में किया जा रहा है। ये तजवीज़ रोमानिया के सफ़ीर के हवाले से बात की जाए उनकी और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के दरमियान मुलाकात के दौरान सामने आई, जहां दोनों रहनुमाओं ने सकाफती, तालीमी और माशी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक किया। सरकारी बयान जो सामने आया है उसके मुताबिक कराची में भी कॉन्स्टेंटा एवेन्यू के नाम से एक सड़क का नाम रखने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है ताकि दोनों शहरों की बाहमी एहतराम और समुद्री विरसे को उजागर किया जा सके। और सफ़ीर ने कराची इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि रोमानिया की जानिब से कराची में एजाज़ी काउंसिल खाना दोबारा खोलने का फैसला किया गया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात, कारोबारी मौक़े और सकाफती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। और ये इक़दाम पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान ताल्लुकात के एक नए बाब की अलामत करार भी दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे है, ये जिस तरह गजल ने आपको स्टोरी बताई है डेट इज अ वेरी गुड स्टोरी। और मैं समझता हूँ कि रोमानिया में जो कराची एवेन्यू होगा उसका हालात कराची वाले ना हो जाए, वहाँ पे कराची के जिस तरह के हालात हैं उस तरह के रोमानिया में ना। और जिस तरह आपने कराची की बात की तो मैं आपको कराची ले चलता हूँ। कराची में बढ़ती हुई वारदातों के बावजूद शहरियों ने ना सिर्फ हिम्मत का मुजाहरा किया बल्कि ऐसे तख्लीकी तरीके भी ईजाद कर लिए जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक मुनफरिद वाक़या शहर कायद की एक छोटी सी दुकान में पेश आया, जहां एक दुकानदार ने अपनी हाजिर दिमागी से एक मुमकिन डकैती को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि डाकू को भी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुसल्ला डाकू को दुकान में दाखिल होता हुआ और सीधा दुकानदार के पास जाता हुआ और उसे जोर से टप्पर मारता हुआ भी उसको देखा गया, लेकिन अगले ही पल वो होता है जो किसी ने सोचा भी ना था। थप्पड़ लगते ही दुकानदार ज़मीन पर गिर जाता है और वो ऐसे कांपने लगता है जैसे उसे शदीद दौरा पड़ चुका है। डाकू भी घबरा गया, उसके चेहरे की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है और वो बगैर कुछ लूटे दुकान से बाहर भाग गया। जैसे ही डाकू नजरों से ओझल होता है तो वही दुकानदार जो चंद लम्हे पहले बेहोश हो चुका था वो फौरन उठ खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग जिस तरह फैलती है उस तरह की तरह फैली और लोग इस दुकानदार की इस एक्टिंग पर उसको ऑस्कर अवार्ड लेवल की अदाकारी करार दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इसको ये अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन इस वाक़े ने एक बात वाज़ेह कर दी कि डाकू चाहे जितनी भी चालाकी कर लें, कराची वाले जहानत में एक कदम आगे ही होते हैं। और इस तरह के वाक़यात, एक और वाक़या भी है जिसमें एक बच्ची है जो कि चोर को या डाकू को लॉलीपॉप देती है। हाँ, बिल्कुल वही वीडियो पहले जरा हम देख लेते हैं, फिर उस पर बात भी कर लेंगे।
सिर्फ बात करनी है, साथ साथ वो नजर अच्छा, आ रही ये है। वीडियो इस वक्त अब जो चल रही है आप देख रहे होंगे, जैसे पहले हसनैन ने एक वीडियो दिखाई है आपको, अब कराची वाले लोग इतने होशियार हो चुके हैं और उनको वो भी जाना चाहिए, क्योंकि आए रोज की वाकयात इस तरह से उनके साथ पेश आते हैं, तब उनको पता है ट्रिक्स की किस तरह से होनी चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो इस वक्त चल रही है सामने, ये आप देखें कि सेम एज इट इज वही वीडियो है। एक चोर, एक डाकू आता है दुकान में, दुकानदार से वो पैसे वगैरह लेता है, उसको थप्पड़ रसीद करता है, कुछ भी। साथ ही जब वो सारा कुछ ले लेता है तो दुकानदार की बेटी भी उसके साथ बैठी हुई है और वो कहती है कि तुमने जब सब कुछ ले ही लिया तो मेरा लॉलीपॉप भी ले लो, ये भी ले जाओ। और वहां पर उस चोर का कैसे दिल नर्म हुआ कि उसने सारा कुछ उस दुकानदार को वापस कर दिया। उस बच्ची जो बेटी थी उसके सर पर उसने प्यार किया, उसका दिल नर्म हुआ और फिर वो वापस चला गया। बेटियां ऐसे अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। बेशक 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 गजल, क्या बात है और क्या जबरदस्त स्टोरी आपने इस वक्त एक्सप्लेन की है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। और आगे बढ़कर अब आपको लिए चलते हैं जापान, जहां पर जापानी कंपनी किरिन होल्डिंग्स ने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है जो खानों में नमक की मिकदार कम करने के बावजूद जायका बरकरार रखती है। इलेक्ट्रिक सॉल्ट नामी ये टेक्नोलॉजी एक बैटरी से चलने वाले कप और चम्मच के जरिए जबान के जायके महसूस करने वाले हिस्सों तक नमकीन आइंस पहुंचाती है, जिससे नमक का जायका ज्यादा महसूस होता है। ये आलात खास तौर पर सूप और सालन जैसे नमकदार खानों के लिए तैयार किए जाते हैं। कंपनी के मुताबिक इस मंसूबे की तैयारी में 6 साल लगे और इसे मई 2024 में मुतारिफ कराया गया। इलेक्ट्रिक सॉल्ट 2025 लॉस वेगास इनोवेशन अवार्ड्स में डिजिटल हेल्थ और एज टेक कैटेगरीज में एजाजात मिले और किरिन होल्डिंग्स आइंदा साल जापान से बाहर उसकी फरोख्त शुरू करेगी और 2030 तक 1 मिलियन सार्फिन तक पहुंचने का हदफ भी रखती है। माहिरीन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी कम सोडियम इस्तेमाल करने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब खाने पीने में भी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ऐसी है और खाने पीने में भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ये बड़ा आसान होगा जो कि हाउस होल्ड वाइफ्स होती हैं या हाउस होल्ड कोई भी शख्स है जो कि अपने घरों में इस तरह की चीज़ें करते हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं इनको। आगे बढ़ते खवातीन वज़ात, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। 3 बच्चों के बाप जापानी शख्स ने गुज़श्ता 20 साल से एक ही घर में रहने के बावजूद अपनी बीवी से एक लफ्ज तक नहीं कहा। ये पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, लेकिन एक टीवी चैनल की मुदाखलत पर उसने अपनी बीवी से पहली मर्तबा बात की, वो भी 20 साल बाद। जापान का रिहायशी है जिसका नाम है ओतो। ये शख्स गुज़श्ता 20 बरस से अपनी बीवी से कोई बात नहीं कर रहा और बीवी के सवालात पर सर हिलाता है या फिर हाँ और हूँ करता है। ये हमारे लिए भी, हम कभी नाराज होंगे तो हम कहेंगे ठीक है गजल सही है, बल्कि गजल भी नहीं ओके भी नहीं कहते वो, नहीं हम इसका करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस गैर मामूली सूरत हाल का इंकशाफ इसके 18 साल बेटे ने एक टीवी शो में किया और जापानी अवाम से कहा कि वो इसके वालिदैन की गुफ्तगू मामूल पर लाने में मदद करें। ओतो के बेटे ने टीवी को तहरीर लिखी जिस पर कहा गया कि इसके वालिद बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं और डर है कि उसने अगर वो रिटायरमेंट के बाद उनके वालिदैन के ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं और मामला तलाक तक पहुंच सकता है। ओतो की बेगम और बच्चे खानदान में इस तनाज़े से वाकिफ़ हैं, लेकिन कई बरस बाद भी वो इसकी वजह जानने से कासिर रहे कि वजह क्या है, ये क्यों आपस में नहीं बोलते। बेटे के खत के बाद टीवी ने शहर के अवामी पार्क में इन दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात करवाई और उनके बच्चों के साथ दूर बैठकर दोनों मियाँ बीवी की गुफ्तगू सुनी। दिलचस्प बात यह है कि 20 साल बाद ओतो ने खामोशी तोड़ी और बेगम से कहा कि आखिर कितना अरसा हो गया हमने कोई बात नहीं की। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाद में उसने बताया कि वो नाराज नहीं था, बस गुरूर और जलन ने जुबान बंदी कर दी थी। उसे लगता था कि बीवी बच्चे पर आप ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, बीवी को वो कह रहा था। और सबके सामने एक जज्बाती लम्हे में उसकी बीवी ने आखिरकार उससे माफ़ी मांगी और गुजरे सालों पर अफसोस जाहिर किया। ये अगर चीज़ पहले हो जाती तो शायद ना होता, लेकिन देखिए उनके बेटे ने जिस तरह से टीवी में एक बयान दिया और उनको लगा कि बाद में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं सारा इसका लुब्बे लबाब देखूं तो अच्छा हो गया उन्होंने आपस में बात कर ली, वरना मामला आगे जा सकता था। और हमारा मामला थोड़ा सा और आगे जाएगा खवातीन वज़ात, और यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और सेगमेंट्स हैं, कुछ और बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब आपको लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां पर लतीफाबाद में बचाव बंद पर घर में कायम आतिशबाजी और पटाखों की फैक्ट्री में आतिशगीर मवाद में आग लगने के बायस ज़बरदस्त धमाका हुआ और एक नहीं बहुत सारे, जिससे इलाका लरज़ उठा और घरों और इमारतों के शीशे भी टूट गए।
शदीद धमाकों के बायस इमारत जमी बोस हो गई और इब्तदाई तलात के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले नौजवानों समेत 9 अफराद जाँ बहक और 10 से जायद अफराद झुलस कर शदीद जख्मी हो गए हैं। इसी पर तफसीलात लेंगे। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अब्बास अली वाहिद मौजूद हैं, हमारे अकाउंटेंट हैं हैदराबाद से। अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये 2 रोज कबल लतीफाबाद हैदराबाद का इलाका है। लतीफाबाद नंबर 10 बचाव बंद के करीब एक पटाखों की फैक्ट्री कायम थी, जहां 2 रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। उस फैक्ट्री में जो है वो आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के बाद जो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स थे वो अब तक जो हलाकत हो चुकी है वो 9 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 4 अफराद जो है अभी भी सिविल अस्पताल में जेर इलाज है, जिनमें से 2 की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जाती है। तो ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया था और पुलिस की नाअहली थी जिसके सबब ये वाकया पेश आया। और उसमें से मैं आपको बताऊं कि 2 से 3 नौजवान जो उस वाकये में झाबाग हुए, जिसमें से एक नौजवान ऐसा है कि जो अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था और वाहिद घर का कफील था। तो इसी तरह से कई लोग इसमें शामिल थे जो काम कर रहे थे, मगर एक ये अफसोसनाक वाकया था। इससे पहले भी एक सिलेंडर धमाका हुआ था हैदराबाद में, वो भी अफसोसनाक खामिया था, उसमें भी। अच्छा अब्बास, ये बताएं कि इस तरह के वाकयात हमें आए रोज देखने को और सुनने को मिलते हैं, हम उनको रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, चाहे न्यूज में चाहे इस सेगमेंट में, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इलीगल फैक्ट्री किस तरह से काम कर रही थी विदाउट लाइसेंस एक घर में? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई इंस्पेक्शन के हवाले से इकदाम नहीं होते? देखिए, एसएसपी हैदराबाद का ये मौक़िफ़ है कि ये जो फैक्ट्री मालिक है असद रईस, इससे लाइसेंस जो दिया गया था वो 2020 तक का लाइसेंस इसे इशू किया गया था, मगर जहाँ ये धमाका हुआ वो मकाम वो नहीं था जहाँ का उसे लाइसेंस इशू किया गया, ये मकाम कोई दूसरा था। अब एसएसपी हैदराबाद ये बता रहे हैं कि वो खामोशी से चुपके से फैक्ट्री चला रहे थे पटाखे की, जिसका पुलिस को इल्म ही नहीं था। तो ये एक नामुमकिन सी बात है कि पुलिस को सब पता होता है, जिला इंतजामिया को सब मालूम होता है, बस ये कौन बाअसर अफराद हैं जो मतलब इस तरह से लोगों की जानों से खेल रहे हैं। पटाखों की फैक्ट्री वहां पे कायम थी, वो भी शहरी इलाके में। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अब्बास, हमारे साथ मौजूद थे। अब हम चलेंगे, साकिब अली साहब मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं सिविल डिफेंस होम डिपार्टमेंट के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, ये जो वाकया हुआ ये बड़ा ही कंदनाक वाकया है जहाँ पे नौजवान जो है तकरीबन 9 के करीब लोगों की जाबाक होने की इतलात भी हैं, फिर बहुत सारे लोग जुलस गए। सो इस तरह की फैक्ट्रीज या फिर इस तरह के जो बहुत सारे कारखाने ऐसे भी होंगे जो और भी चल रहे होंगे, सो इसके खिलाफ भी और उनके खिलाफ भी आप क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल डिफेंस, ये तमाम की कमेटी बना दी गई है जो कि मतलब इनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है कल से। लेकिन बात यह है कि देखिए, इसके लिए सोशल मीडिया का दौर है, जो मुकामी पब्लिक है उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। चोरी छुपे जो इस किस्म के काम कहीं पर चल रहे हैं वो जिला इंतजामिया को, पुलिस को, सिविल डिफेंस को आगाह करें, जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके। क्योंकि ये धमाका हुआ अभी, ये इतनी मतलब आबादी से इतना दूर बनाया गया था कि वहाँ आम आदमी का जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसको वहाँ कोई काम ही नहीं है, खेतों में उन्होंने वहां पर बनाया है। अगर वहां पर जो मुकामी लोग थे वो सही टाइम पे पुलिस को या जिला इंतजामिया को आगाह करते तो उनके खिलाफ एक टाइम के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती थी। खैर वो हादसा हो गया, जो लोग जानों से गए, अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील दे। अच्छा सर, लेकिन ये अभी तो आपकी कमेटी बन गई है, यकीनी तौर पर आप इस पे वर्क भी करेंगे, हो भी रहा होगा, स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन वैसे ये इंस्पेक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है जो गली इलाकों मोहल्लों में या घरों में इस तरह की फैक्ट्रीज चल रही होती है उनके लिए? मैम ये सारी जो है इलीगल होती है ना, ये तो मतलब जब पता चलेगा कि यार ये वाकई में यहाँ मौजूद है, मुकामी लोग या कोई भी जो एजेंसीज होती है वो हमें आगाह करेंगे तो हम वहाँ पर थोड़ी देर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते। इंस्पेक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट उनका मतलब डिसमेंटल किया जाएगा, वहां से सामान उनका जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। ये अभी तो सर आप कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर पहले करते तो ये नुकसान ना होता।
करते हैं ना सर, ये मुस्तकिल ये काम चलते रहते हैं। जैसे हमें पता चलता है कहीं पर भी कि कोई यहाँ कहीं पर जो है वो इलीगल काम चल रहा है किसी भी किस्म का। अभी इससे पहले जिला इंतजामिया एलपीजी के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही थी। अच्छा, एलपीजी के खिलाफ भी जो क्रैकडाउन किया गया उसके अंदर भी पूरे शहर के अंदर जितनी भी एलपीजी की आबादी के अंदर दुकानें थी वो खत्म की गई। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट के अंदर चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल करी, जिला इंतजामिया के खिलाफ 15-20 पिटीशन दाखिल करी कि भाई हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करें, हमारा कारोबार खराब करें। भाई कारोबार आप लोग करें, कारोबार की मनाही का एसओपीज के तहत करें ना। चलें, सही, वो भी थैंक यू जान सो से मच। ज्यादा साकिब थोड़ी अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि अब कमेटीज बना दी गई हैं, इस पे वर्क भी होगा। उम्मीद करते हैं कि अब हमें आइंदा दिनों में इस तरह के वाकयात मौसूल नहीं होंगे। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। रावलपिंडी में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए 46वें ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया था। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान ने निफ्स सेंचुरियां स्कोर की और हुसैन तलत ने 43 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत को भी हरा दिया, जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र थोड़ा बहुत किया था। और दोहा में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। मां सदाकत ने सबसे ज्यादा 79 रन स्कोर किए और भारत ए की टीम पहले बैटिंग करके 136 रन पर आउट हुई थी और शाहिद अजीज ने 3, साद मसूद और मां सदाकत ने 2 विकेटें हासिल की। बिल्कुल ऐसी भी बात करने के लिए हमारे साथ ये साफ़ी जनाब नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं। नसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो अपने घर में करके दिखाया श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप, और ओडीआई क्रिकेट में पै दर पे हम सीरीज जीतते आ रहे हैं, पहले साउथ अफ्रीका फिर श्रीलंका, आप इस पूरी सीरीज़ को किस तरह से देखते हैं? यार पूरी सीरीज की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन मैं पहले बात करना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त है कि हम 3-0 जीते। हम 3-0 तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी हरा के आए थे, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में भी हरा के आए थे। उसके बाद क्या हुआ था हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या हुआ हमारे साथ एशिया कप में, मैं उस पर आता हूँ, अभी बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उस जीत की बात करूँगा कि जो जीत हमें बहुत मुश्किल से मैसर आई है। हम जिस तरीके से पै दर पे तीन तो हम एशिया कप में मैच हार गए, जब हम बर्क रफ्तार आगाज के बावजूद हम मैच हार गए। 2 तो ऐसे मैच थे, फिर वो भी हमने थोड़े स्कोर के बाद भी फाइनल ग्रैब किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि हमने आसानी से इंडिया को दे दिया था, लेकिन हार हम हार ही रहे थे, हम जीत नहीं रहे थे। तो इमर्जिंग एशिया कप में जो फतह पाकिस्तान को मिली है, वेरी वेल डन। मैं इस पे जरूर तालियां बजाऊंगा, और मैं इसलिए तालियां बजाऊंगा कि पाकिस्तान ने पहली बॉल से लेके जब मैच फिनिश किया है, अब 13.2 ओवर्स में मैच फिनिश करके जा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। न्यूयॉर्क के अंदर 120 रन का हदफ था, 48 गेंदे 48 रन, हमारी 8 विकेटें बाकी थी, वर्ल्ड कप का मैच। और उसके बाद वो मैच हमारे आउट भी 5-6 होते हैं और अब रन भी नहीं बनाए। तो हम इंडिया के खिलाफ दिल गुर्दे का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। जहां पे क्रंच मूवमेंट आता था वहां पे हमने मैच दे दिया, पता नहीं क्या बैटिंग करते चले गए, हम समझ में ही नहीं आया क्या टेम्पो होता था, क्या मोमेंटम हमारे साथ होता था। उसके बाद आके जो ठक्का लगाया हमने वो लगा दिया। लेकिन ये जो फतह है, माज सदाकत, वेरी वेल डन। मां शफकत, आप बहुत ही जबरदस्त। मैं अगर बात करूं तो मास की जो कारकर्दगी इस मैच के अंदर रही है, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मास की रही है। आप देखें इंडिया के खिलाफ वो जो डोमिनेट करके, भले रन्स बहुत ज्यादा बोर्ड पे नहीं थे, मैं बॉलर्स को बहुत क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने एक महदूद रन्स तक रोका वहां पे, जहाँ पे मास की भी जो है वो 2 विकेटें थी उसके अंदर और 3 ओवर 1 मैट इन, 12 रन 3 आउट। तो मास की ऑलराउंड परफॉर्मेंस जबरदस्त किस्म की। फिर 79 on 47 with 7 4 and 4 6 अगेंस्ट इंडिया,
सूर्यवंशी भी खेल रहा था वहां पे। सूर्यवंशी 144 रन स्कोर किए पिछले मैच में, 32 गेंदों पे 100 किया, वो भी खेल रहे थे। तो जबरदस्त किस्म की फतह पाकिस्तान की है। मैं ये फतह है मुझे जो बहुत अच्छी लगी कि मैं मेरे बॉलर्स ने डोमिनेट किया। शाहिद एजाज जबरदस्त किस्म के जो 3 परफॉर्मेंस पे फाद लड़का था, मैं ख्याल है वो 2 आउट किए। तो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की दिखाई दी, जबरदस्त। मैं पहले तो इसी पे बात करूंगा, ये लाजमी दिखाई देता है कि मैं इस पर बात करूं क्योंकि ये फतह बहुत बड़ी है, ये फतह बहुत और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा हूँ क्योंकि ये फतह बड़े दिन के बाद आई है कि हम ये नहीं कि वो माज को हम एकदम से कोई बहुत बड़ा हीरो बना दे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन माज एक डिफरेंट ब्रैकेट में आना चाहिए इस वजह से कि माजी में जब बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हुआ करती थी उसमें जो उस मैच में परफॉर्म किया करता था वो फिर बड़ा स्टार हमने बनता हुआ देखा। वो लकी थे 90s के क्रिकेटर के, उस जमाने में पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट होती थी तो वहां पे हमें प्लेयर भी बन जाते थे। तो जो इस फोरम के ऊपर परफॉर्म करे मेरे ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-0 की फतह पाकिस्तान की बहुत ही जबरदस्त थी और मेरा ख्याल है कि बाबर आजम की सेंचुरी मैं इसको कहूँगा कि ये एक हाईलाइट थी इस सीरीज की। बाबर ने बिलाखिर 100 कर लिया। बिल्कुल आप हैं सर, और बाबर के हवाले से आज हसनैन भी बहुत खुश थी और हमारी टीम भी बहुत खुश थी। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी शाइन्स ने इंडिया ए को शिकस्त दी है, वो टीम जिसमें आईपीएल की बेहतरीन टैलेंट मौजूद था। तो पाकिस्तानी शाइन्स ने इंडिया ए को 136 पर ऑल आउट कर दिया। पहले अगर देखें तो पहले 79 पर एक आउट था, फिर 31-36 पे ऑल आउट। आप इस डिसिप्लिन बॉलिंग स्पेल को किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत बड़ी देखें, आईपीएल का टैलेंट दुनिया के तमाम बड़े टैलेंट के साथ खेलता है छोटे टैलेंट के साथ नहीं खेलता। वो हमारे पीएसएल में नहीं आते खिलाड़ी के जो आईपीएल खेलने के लिए जाते हैं, दुनिया के तमाम टॉप प्लेयर्स वहां पे आपको एक्शन में दिखाई देते हैं और जो टैलेंट वहां परफॉर्म करता है। हम फिर कहते हैं कि ये जो बच्चों ने परफॉर्म किया ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। देखिए मुझे ऐसा लगा कि ये तकब्बुर जो है ना वो इंडिया का थोड़ा सा दिखाई दिया। मैं फंसना मैं कहता हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि बुमराह ने जो बोना कहा था ऐसे इससे ज्यादा पता नहीं क्या क्या आपने देखा है कि फास्ट बॉलर जो है ना क्या कुछ नहीं कह जाते हैं, वहां से जवाब में भी पता नहीं क्या कुछ आ जाता है जो हम होठों से महसूस कर लेते हैं कि क्या कुछ कह दिया गया है। वहां पे वो एग्रेशन एक गेम के दौरान होती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन जो पकड़ा जाए वो चोर है यहाँ पे। और जैसे ऑडियो रिकॉर्ड हो गई बुमराह की, बेचारा उस पर बुरा दिन था। आपको याद होगा सरफराज का भी एक दिन बुरा था, वो जो कि काले तेरी माँ कहाँ बैठ के दुआ करी, नॉर्मल बात की थी उन्होंने, उनका कोई इशारा नहीं था। वो कोई ऐसी है नसीम भाई, ऐसी है। अच्छा मुझे आज के मैच के हवाले से जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान के माबेन हुआ, इस मैच में फैसल अकरम की बॉलिंग, फैसल अकरम वाज सुपर्ब। उनकी बॉल घूम भी रही थी और तंग भी कर रही थी। और साथ साथ मुझे बात करनी है वसीम जूनियर के हवाले से। आप और हम उनके हवाले से बात करते रहे, इन एंड आउट रहते हैं टीम में उस तरह से उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन आज इन दोनों बॉलर्स ने साबित किया कि पाकिस्तान की कम से कम ओडीआई साइड में तो इन दोनों की जगह बनती है। देखिए आप जहां तक फैसल अकरम की बात है तो फैसल अकरम जबरदस्त किस्म का टैलेंट है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और उसने प्रूव भी किया है माजी के अंदर। सुफियान मुकीम कहाँ चला गया यार? सुफियान मुकीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको भी होना चाहिए लाइमलाइट में। कहीं ना कहीं हमें सुफियान को, फैसल अकरम को मुसलसल खिलाते रहना है। अबरार इस वक्त आपकी फर्स्ट चॉइस स्पिनर, जो मैं कहता हूँ कि शायद तीनों फॉर्मेट के अंदर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेट है कि उसको हमने टेस्ट सीरीज में उतना ज्यादा मौका नहीं दिया, फिर वो इन आउट भी होता है। हमारा नंबर 1 स्पिनर है, उसको तो होना ही चाहिए। जो मिस्ट्री स्पिनर है वो तो खेलना ही चाहिए। नवाज ने जो कमबैक किया उसके बाद से नवाज की परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त है। नवाज बुरा नहीं खेले, अपनी जगह को प्रूव करते हुए दिखाई दिए। तो फैसल को साथ होना चाहिए। लेकिन देखिए खबरें क्या आ रही होती है, वो शादाब खान फिट हो गए, शादाब खान ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। शादाब खान ने जो है वो भाई अभी शादाब खान जो है वो पहले अभी इन बच्चों का वक्त है, बहुत मौका मिला है शादाब खान को। और वो अगर अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीती पाकिस्तान ने, उनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन उसके बाद से उनका एक डिक्लाइन आया था उनकी परफॉर्मेंस में। इसी वजह से लोग बात कर रहे थे कि शादाब क्यों, लेकिन शादाब को आप खिलाते चले गए थे। अबरार को बाहर बिठाया था आपने वर्ल्ड कप में, वहां पे उसामा और शादाब के साथ आप खेलने के लिए गए थे। अबरार ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पे मौजूद थे इंडिया में, लेकिन खेल नहीं सकते थे। तो
फैसले थोड़े से बेहतर करें, वो जरूर दिखाई देता है। हम अब सुफियान मुकीम कहाँ पर है? सुफियान मुकीम की भी परफॉर्मेंस जो है ना वो होनी चाहिए। सुफियान ने प्रूफ किया था, अबरार जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, अबरार ने प्रूफ करके दिखाया। लेकिन हमारा फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें वसीम जूनियर, मैं जो आपने बात कही है, मैं माजी में बहुत वसीम जूनियर के लिए बात कर चुका हूँ। डेथ ओवर्स में हमारे पास वसीम जूनियर से अच्छा बॉलर कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। पहले हारिस रऊफ हुआ करते थे, अभी नहीं हारिस रऊफ का वो कैलिबर डेथ ओवर में बॉलिंग का जो पहले उनका हुआ करता था। उन्होंने इस सीरीज में बड़ी तेज और अच्छी बॉलिंग की है, अल्लाह करे कि वो उसी तरीके से करें। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ, आईसीसी इवेंट में हमें क्या हो जाता है, एसीसी इवेंट में हमें क्या हो जाता है। हम तो ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के आए थे, साउथ अफ्रीका को 3-0 हरा के आए थे, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में खेलने गए थे वहां पे, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाया ना। हम समझ रहे थे कि हम पर्थ में ही खेल रहे हैं, हम समझ रहे थे कि हम अभी जो है वो सेंचुरियन में खेल रहे हैं कि गेंद यहाँ पर आएगा। हमने फास्ट बॉलर्स डाल लिए थे, हमने स्पिनर डाले नहीं थे, बोल बोल के थक गए थे कि भाई स्पिनर तो डालो, बिल्कुल, लेकिन नहीं डाले थे उस वक्त स्पिनर आपने अपनी टीम के अंदर। उसके बाद ही हमने रिजल्ट भी देखा था क्या आया था। तो अच्छे फैसले होने चाहिए, जैसी जगह है वैसे फैसले होने चाहिए। आप यहाँ अपने मुल्क में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो स्पिनर्स के साथ जाएं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। और वंस अगेन मैं बस वसीम जूनियर होने चाहिए। मैंने आपको कहा कि डेथ ओवर में उनसे बेहतर बॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास इस वक्त, उनको होना चाहिए। और हम बार बार देखते हैं कोई भी कप्तान हो, अभी शाहीन भी कप्तान बने तो हमने देखा कि आपने एक मैच के अंदर जो है हारिस रऊफ भी खेल रहे थे, नसीम शाह भी खेल रहे थे, पूरा एशिया कप वसीम जूनियर ने बाहर। बिल्कुल सर, आप ठीक फरमा रहे हैं। मुझे आप बताइएगा कि अब पाकिस्तान की जो हालिया T20 कारकर्दगी है वो शायद इतनी अच्छी नहीं रही। अब 18 नवंबर से ट्राई सीरीज भी शुरू हो रही हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कौन सी ऐसी तब्दीलियां करनी चाहिए, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, बॉलिंग कॉम्बिनेशन बदलने की जरूरत है, या फिर बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीली हो? यार मुझे आज हसीबुल्लाह पे थोड़ा मुझे अफसोस हुआ उस बच्चे का, अच्छा परफॉर्मर है। आज वो 12 गेंदें भी खेल के डेब्यू नहीं कर सका, रन नहीं कर सका कोई एक। वरना मैं ट्राई सीरीज में जो सेकंड विकेट कीपर का ऑप्शन है तो उसके अंदर अगर साहबजादा फरहान जो है वो कर रहे हैं ट्रेनिंग, विकेट कीपिंग की भी कर रहे हैं तो ठीक है। वरना फिर मैं सेकंड ऑप्शन के तौर पे हसीबुल्लाह की जानिब जाता, लेकिन वो जो उनका, लेकिन ये ओडीआई T20 दोनों फर्क है और एक मैच से कुछ भी नहीं हो जाता। मिलना चाहिए हसीबुल्लाह को भी मौका। ज़ाहिर है आप इतने अरसे बिठा के रखो, फिर एक प्रेशर मैच में जाता है तो प्रेशर जरूर आता है। पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि आपके पास 3 ही ऑप्शन है ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर फ़खर आते हैं, साइम आते हैं और साहबजादा फरहान आते हैं, और अब बाबर 3 नंबर पे आ गए। तो बड़ा ट्रिकी होगा पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के लिए इस वक्त जो है वो अपनी टीम को मैनेज करना, क्योंकि साहबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म किया। वो बोलते आ रहे, साइम अय्यूब बॉलिंग कर लेते हैं बार बार जो है वो उन्होंने फिर इस सीरीज के अंदर। लेकिन वो नसीम भाई जो है ना फ़खर जमान मेरे ख्याल है कि ओडीआई में अब होंगे। थैंक यू सो मच हो जाए नसीम राजपूत साहब, जो कि इस वक्त हमें इन डिटेल बता रहे थे पाकिस्तान की ओडीआई विन के हवाले से भी। और फिर सबसे ज़्यादा नसीम भाई खुश नज़र आए हमें इंडिया के साथ जो हमारा मैच हुआ उसमें जीत के हवाले से नसीम भाई खुश नज़र आए और पूरा पाकिस्तान खुश है। थैंक यू वंस अगेन नसीम भाई। यहाँ पे वक्त बचाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हम बात कर लेंगे कि मुल्की सियासत में क्या हलचल मची हुई है। एक तरफ 27वीं यानी तरमीम के हवाले से हम बातें कर रहे थे, और साथ ही एक नया मामला जो कि बानी पीटीआई की तोहम परस्ती से मुतालिक द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के होशरुबा इंकशाफात सामने आए। और द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एक तवील तहकीकाती मजमून शाया किया गया जिसके मुताबिक बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का रास्ता अपनाया। इस तरह के एलिगेशंस सामने आए बुशरा बीबी पर, और अपनी रूहानी मुशीर से उन्होंने शादी की, पूरे मुल्क को हैरान किया। फिर इसके साथ साथ बुशरा बीबी ने ही मशवरा दिया था कि अगर वो मुझसे शादी कर लें इमरान खान साहब तो फिर वो वज़ीर आज़म बना देंगी उनको। इसके साथ साथ इस तरह के एलिगेशंस भी थे कि वो काला जादू करती थी, और साथ ही साथ तमाम जितने भी सियासी
रुहानी फैसले थे उनमें बुशरा बीबी का हाथ था, और फिर इमरान खान एक साबिक साथी ने भी इस तरह के एलिगेशंस, मतलब तमाम तर, अगर मैं लुबैल अब आप बताऊं तो उस रिपोर्ट में ये था कि ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जो कि पहले भी हम सुनते थे, या फिर एक जगह इस तरह की बात भी हो रही थी कि ये सारा कुछ वही पुरानी चीज़ें थी, उसको मिक्सअप करके एक नए तरीके से बयान कर दिया गया है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, और जिस तरह गजल ने ये तमाम तर चीजें बताई है, ये हम नहीं कह रहे, ये दी इकोनॉमिस्ट कह रहा है, और दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ये कह रही है। और इसी को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम रियाज भट्टो साहिबा, जो कि सिस्टर हैं बुशरा बीबी की। मरियम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुबह सुबह हमने आपको तंग किया। सबसे पहले तो ये जो दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, इसके जो दावे सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप किस नज़र से देखती हैं? क्योंकि आपकी जो अपोजिशन है इस वक्त की हुकूमत, वो तो ये कह रही है कि हम शुरू दिन से यही कह रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये दी इकोनॉमिस्ट में आ गया है, सो इसके ऊपर एक मोहर लग गई है कि वो जो चीज़ें हम कह रहे थे वो सच साबित हो चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्टिकल जो है इकोनॉमिस्ट में पब्लिश नहीं हुआ, उसके लाइफस्टाइल मैगजीन जी 1843 बिल्कुल बिल्कुल जी 1843 में पब्लिश हुआ है। दूसरा ये कि आप लोग खुद ही जब ये आपने मेरे से बात करनी शुरू की तो उससे पहले आप कह रहे थे कि सियासी हलचल मची हुई थी, अमेंडमेंट हुई 27 आपके जो है अदलिया का जो है उसको दफन कर दिया गया, एज वी नो इट। इशू वो था। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी ओवन से जो बात हुई, मैंने कल डेट चेक की कि मेरी ओवन से कब बात हुई थी, वो तकरीबन दिसंबर 2024 में उनसे मेरी बात हुई थी। और उन्होंने जो मुझसे सवाल किए थे वो बेसिक थे, जैसे कोई बहन से बारे में आप कैसे कर सकते हैं, जादू वगैरह इस तरह। और अभी आप जो कहते हैं ना कि हुकूमत कह रही है और वो कह रहे हैं कि तहकीकात की गई और एविडेंस बेस्ड है, तो मुझे ये बताएं कि जो जादू का एलिगेशन अस्तगफिरुल्लाह बीबी पे ये हमेशा से शुरू से लगाते आ रहे हैं, क्या एविडेंस है? जो बीबी और खान के दुश्मन हैं, जो उनके अगेंस्ट कोर्ट्स में गए हुए हैं, जो घर के मुलाजिम हैं, जिनको पहले भी हावर्ड जैसे लोग जो है कोर्स करके बयान दिलवा लेते हैं, या हमारे जो आजकल रूलर्स बने हुए हैं वो मुलाजमों को धमका के और करके, ये एविडेंस है उनके पास। व्हाट काइंड ऑफ, इसको एविडेंस नहीं कहते हैं, इसको हियरसे कहते हैं। एंड आई एम वेरी एस्टॉनिश्ड। होता क्या है कि ये लोग जब इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, जो भी इस तरह, पहले गवर्नमेंट ये कहती थी जब खान साहब का आर्टिकल छपा कि जी 50 लाख देखे इकोनॉमिस्ट में तो कोई भी पब्लिश करवा देता है, तो अपने ही चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ये आर्टिकल इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी इन द सेंस है कि एक जगह पे कहते हैं कि जी बुशरा बीबी आईएसआई की एजेंट थी और फैज जो है वो कह के और कौन करते थे, और फिर वही आईएसआई अपने एजेंट को जो है वो जेल में डाल के 2 साल से उन्होंने रखा हुआ है और इतने हार्श कंडीशंस में रखा हुआ है। अगर बीबी आईएसआई के साथ काम कर रही थी तो फिर तो इशू क्या था? खान साहब की गवर्नमेंट क्यों थी? तो लॉजिक ये है कि बीबी आईएसआई के साथ काम कर रही थी, आईएसआई उनको बताती थी, फिर वो खान साहब को करती नहीं, खान साहब बातें बहुत सुनते हैं, बीबी की बात मान के सारे डिसीजन करते, तो फिर इशू क्या था? गवर्नमेंट क्यों गई? इनकी अपनी कोई लॉजिक जो है ना वो लॉजिक ही नहीं है, बहुत इलॉजिकल बातें करते हैं खुद ही। बिल्कुल मरियम साहिबा, आप ठीक कह रही हैं। यकीनी तौर पर हमारे पास भी सबूत नहीं है कि उस वजह पे हम इसको तस्लीम करें, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। लेकिन रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातें की गई हैं कि जो रूहानी फैसले थे उन पर भी इन्हिसार किया जाता था, खान साहब उनसे बातचीत करते थे। मतलब ये तमाम तर वो बयानात हैं जो तमाम तर उन बयानात की नफ़ी करता है जो आपकी पार्टी, या ये कहा जाता था कि बुशरा बीबी का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। तो फिर ये जो बातें की जा रही हैं वो बकरों के हवाले से, फिर उनको ज़िबा करने के हवाले से, ये इस तरह की बातें क्यों? हम मुसलमान हैं, आई थिंक आप भी हैं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे रिलीजन जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें ये कुर्बानी, हम जब ईद उल अज़हा में करते हैं तो उसमें हम सेक्रीफाइस करते हैं। बिल्कुल। तो वो सेक्रीफाइस करना, चाहे वो सदका हो, चाहे वो कुर्बानी हो ईद की, वो उसमें ना तो कोई बिदअत है, ना उसमें कोई ऐसा जादू का बात होती है। मतलब इट्स एब्सोल्युटली हॉरेंडस। अगर आप किसी एक ऐसे बंदे से बात करें जो हमारे कल्चरली या हमारे रिलीजन से अवेयर नहीं है, उससे बात करें तो उसको शायद बड़ा अजीब लगे कि जी हमने सदका कर दिया और वो हमने काले का सदका कर दिया। बट आप लोग जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं खास में, जो ट्रेडिशन भी है, तो उसमें क्या बईद है, उसमें क्या ऐसी गलत बात है? और उसको बढ़ा चढ़ा के कहना कि जी वो वहां पे कब्रिस्तान में फेंकवा दिया, छत पे फेंकवा दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं,
मैंने इसमें थोड़ी सी अपने तौर पे तहकीक की कि ये कहाँ से ये जो आप किसको ये लोग कोट कर रहे हैं, फैसल वाडा को, अजीब इंसान है वो, उसका तो बस नहीं चलता कि कब खान साहब जो है बीवी को छोड़ दें। मुझे समझ नहीं आती कौन लोग हैं क्या अपनी बीवियों को ये बस इसी दूसरों के कहने पे ऐसे ही छोड़ते रहते हैं। ये खान को पता होता है अपनी वाइफ का, क्यों ये लोग, और ये शैतान का काम होता है। आपने सुना होगा कि शैतान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब किसी का वो घर तोड़वाता है। तो क्यों ये पड़े हुए हैं, 2 साल होने वाले हैं तकरीबन बीवी जेल में है, अदर देन द शॉर्ट टाइम दैट शी वाज आउट। 10 महीने से उनकी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगी, जो कि विद इन अ वीक लग जानी चाहिए। इतनी वो ISI की एजेंट होती तो वो अभी 11 अच्छा महीने मरियम से साहिबा, जेल मरियम का- साहिबा, मैं आपकी तमाम तर बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये सिर्फ इतना बताइएगा कि सिर्फ फैसल वाडा नहीं है, इमरान इस्माइल इस तरह की बात कर रहे हैं, ओन चौधरी इस तरह की बात कर रहे हैं, अलीम खान इस तरह की बात कर रहे हैं, जहांगीर खान तरीन इस तरह की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के करीबी थे और उनकी कुर्बत में रहे। अब इसमें एविडेंस किस तरह का होगा? वो वीडियो एविडेंस तो उनके पास हो नहीं सकता, वो तो हाँ, वही तो बात आप करेंगे उनसे जो उन्होंने पूछिए। देखी है। जी, आप उनसे पूछें एविडेंस क्या था। फॉर एग्जांपल ऑन अगर ये कहता है, ऑन की बात रिलायबल है, ऑन जिसको के खान साहब ने घर से निकाला था, क्यों निकाला था, लेकिन वही ओन 10 साल उनके साथ रहा। और अलीम खान और जहांगीर खान तरीन, मुझे नहीं लगता कि जहांगीर साहब ने कोई, अगर उन्होंने ये कहा कि इमरान, मैंने टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं कि जहांगीर खान तरीन साहब से क्या वहाँ पे रेफर्ड बात की गई है, लेकिन जहांगीर खान तरीन और जो खान साहब के जो भी हुआ था वो तो आई थिंक उनका कोई शुगर या उसका पॉलिसी के ऊपर हुआ था, जी। बीवी का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। अलीम खान साहब का भी जो है उनके कोई जो पॉलिसीज या जो उनके लैंड माफिया के साथ काम था, आई थिंक उसके ऊपर हुआ था। ये सब चीजें अभी अगर बुशरा इमरान पे लगा दें तो इट इज वेरी अनफेयर, और बात वहीं पे आ जाती है, किसी के कहना, किसी के एक इंसान का कहना वो एविडेंस नहीं होता। अब मैंने उनको कहा, अपने स्कूल का बताया, उन्होंने कहा मैसेज आया मुझे कि जी मैं बड़ के हैरान हुई बड़ा कि मुझे मैसेज आया कि जी हम स्कूल गए तो आप गए, तो मैंने कहा जी आप उनके रिकॉर्ड्स चेक करें, बिकॉज हमारा तो वही स्कूल था। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास पेपर्स हैं, वो पाकिस्तान में है बट मैं अभी बाहर हूँ, मुझसे किसी को भी एविडेंस चाहिए तो मैं दे दूंगी। लेकिन उस पर मैं कल ही एक पाकिस्तान में एंकर है उनका सुन रही थी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया, मुझे ये समझ नहीं आती मैं कहाँ से एब्सकॉन्डर हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने झूठ बोला अपनी तालीम के बारे में। अब मैं मतलब वाई, मेरे पास तो पेपर्स है, सब है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में आजकल तो जो किसी की असल डिग्रीज है, हमारे जज साहब थे, उनकी असल डिग्री को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कराची यूनिवर्सिटी ने कि जी वो असल नहीं है, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बाहर की डिग्रीज भी हैं, तो मैं वो प्रूव कर सकती हूँ। होपफुली वहाँ पे ये इम्पोज अपॉन नहीं कर सकेंगे। तो हर चीज को जो है कहना किसी की हेड से कि एक मुलाजिम को आप कह दें, अब उनको ले आए कोर्ट में। दूसरा, ये लोग जिस चीज पे डिवेल्प करते हैं ना, वो ये करते हैं कि इनके पीछे जो इनसे ये काम करा रहे थे उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जो एक्चुअली आपके टैक्स पेयर मनी है, और वो वहां पर इन चीजों के लिए भी यूज होता है, लॉबियस्ट एंड पेइंग ऑल दीस थिंग्स। इनके पास ये होता है कि हमारे जैसे लोग जो कि जिनके पास हराम का पैसा नहीं है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है लॉयर्स करके उनको शायद सू ना कर पाए। मैंने ओवर को मैसेज किया था, मैंने उसको मैसेज किया मेरे आर्टिकल में, फैक्चुअल एरर्स हैं एंड आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दैट। तो परसों मैंने उनको मैसेज किया था, परसों मैं भी ट्रैवल में थी, मैं कल रात को आई और वो भी बिजी थे, तो आज शायद मेरी उनसे बात हुई। मैंने बल्कि उनको आज ही लिखा कि आप अगर बिजी हैं तो मैं आपको लिख के क्वेश्चंस भेजती हूँ, आप मुझे उनका लिख के जवाब दें, ताकि ये एक फॉर्मल हमारे कम्युनिकेशन हो ना। तो उनका भी मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा नो थैंक्स, आई विल टॉक टू। उन्होंने इनकार किया कि मुझे लिख के जवाब नहीं देंगे। इसी से आपको पता लग जाएगा कि कितने को फैक्चुअल बेसिस पे उनका। लेकिन बुशरा, मरियम साहिबा, जिन्होंने ये रिपोर्ट शाया की, उनका नाम भी बुशरा ही है, वो एक जगह बात करी थी अपने इंटरव्यू में, वो कहती है जितने भी एलिगेशंस है ये जस्ट अभी सिर्फ 10% है, 90% ऐसे हैं जो कि अभी सामने नहीं आए, वो भी इन फ्यूचर आएंगे, और जो 10% आए हैं उसके ऊपर हमने काफी तहकीकात की है। लास्ट नवंबर से ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, उनको कहें कि वो बाकी 90% फिर मेरे ख्याल है 28th अमेंडमेंट जब होगी तब लेके आएंगे। तो उन्हें क्या ले आए, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर, ले आए या किसी को साइन करके। मैंने आपको ये बताया कि एविडेंस, अगर आप किसी के ऊपर जादू का एविडेंस इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत संगीन इल्जाम है, कुफर में आता है जादू करना। तो आप किसी पे अगर जादू का इल्जाम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पे कुफर का इल्जाम लगा रहे हैं। तो जब आप किसी पे कुफर का इल्जाम लगा रहे हैं तो यू बेटर हैव एविडेंस फॉर दैट।
तो आपके पास क्या एविडेंस हो सकता है कि जादू का आप इल्जाम लगा रहे हैं? मतलब किसी ने कल मुझसे एक इंटरव्यू पूछा, उनके पास मौका है, मैंने कहा अच्छा ओके, किसने देखे, मुझे बताएं कौन कौन ये कहता है। हेयर्स की बात ना करें आप उनके खिलाफ, तो पता नहीं कब से पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, सबकी जब से शादी हुई है। अच्छा, मैं भी एक इंटरव्यू में सुन रहा था, इमरान इस्माइल जो कि गवर्नर रहे और खान साहब के बड़े करीबी रहे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों से एग्री किया कि द इकोनॉमिस्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं इनसे एग्री करता हूँ। तो वो भी तो उनके करीबी रहे हैं, सिर्फ ओन नहीं है इमरान इस्माइल। जी, मैंने इमरान साहब का नहीं सुना इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने कौन सी चीजों से एग्री किया? अगर उन्होंने इन चीजों से एग्री किया कि जी आजकल जो हुकूमत है वो एक्चुअली कौन रन कर रहा है कौन नहीं रन कर रहा, और ये कि इंसाफ नहीं मिल रहा, क्या इकोनॉमिस्ट में ये लिखा गया कि खान साहब और बुशरा इमरान के 11 महीने से जेल के बेल की एप्लीकेशन ही लिखी? और देखिए आप, कितनी हैरत की बात है, जब भी ऐसा कोई आर्टिकल पब्लिश होता है, पब्लिश करना चाहते हैं स्पेशली वेस्ट में, तो दे ट्राई टू रीच आउट टू द पीपल जिनके बारे में वो आर्टिकल होता है। तो इस सिलसिले में दे शुड हैव ट्राइड टू रीच आउट टू खान साहब एंड बीबी, कोई एप्लीकेशन देते फिर करते, जब तक वहां से उनकी तस्दीक नहीं होती वेरियस थिंग्स की। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द बेस्ट टू टेल दैम? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब खान साहब और उनकी टीम ने मिलकर असेंबलीज को डिसॉल्व किया, I was very surprised। तो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि बीबी ने कहा होगा ना, मैंने कहा नहीं, I don't think so। तो मैंने इस चीज़ पे पर्टिकुलरली बुशरा इमरान से चेक किया। मैंने कहा आपने इस बारे में खान साहब को कहा था कि असेंबली डिसॉल्व कर दें? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैं आपको एक बताऊं बात, ये जो एलिगेशंस हैं, अभी भी कितनी किसी ने उस दिन मुझे कहा कि जेल से ना पैगाम आया था बुशरा साहिबा का, तो उन्होंने कहा फलाने बंदे को उठा दो। मैंने कहा आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक आध दफा जब मैंने फैमिली के थ्रू उनको बात पहुंचाने की कोशिश की कि जी फलाना इंसान जो है पार्टी में इस तरह कर रहा है इस तरह कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप इन चीजों के बीच में नहीं आए, नहीं पढ़े, ये खान साहब का मामला है, उनको देखने दें। सब लोगों को फोकस करना चाहिए कि खान साहब जो हैं वो जेल में किस तरह उनके ऊपर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के थ्रू टॉर्चर हो रहा है, किस तरह के हार्श कंडीशंस में रखा जा रहा है। बाकी जो है वो खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो देख लेंगे। तो मुझे क्योंकि उनका पर्सनल पता है, और दूसरा ये कि मैं आपको सिर्फ बता दूं कि हर वाइफ जो है ना, वो चाहती है कि उसके हस्बैंड, और उसकी ड्यूटी भी होती है वाइफ की कि उसका हस्बैंड जो है मेरे अच्छे लोग हैं। उसमें अगर वो कोई दराज किसी के आपके भी हो सकता है, if you guys are married or not, लेकिन आप भी चाहेंगे कि आपका स्पाउस अच्छी कंपनी में रहे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सही। अच्छा मरियम साहिबा, फिर अब इसका अब आगे क्या प्रोसेस है? क्या कोई इंटरनेशनल मैगजीन है ये, क्या कोई अदालती कार्रवाई वगैरह भी आप इसके हवाले से भी सोच रखते हैं? मैंने आपको जैसे बोला, मैंने ओवन को मैसेज किया। अब देखिए, इसी आर्टिकल में मेरे बारे में लिखा गया है कि मैं एंटी वेस्ट हूँ, मैं और खान साहब, राइट? मैं और खान साहब, मेरे और उनके जैसे लोग एंटी वेस्ट हैं और इस्लामिस्ट हैं। अब मैं आपको भी कह दूं कि इस्लामिक होने में और इस्लामिस्ट होने में, इफ यू गाइस आर अवेयर, फर्क है। इस्लामिस्ट मींस कि हम एक्सट्रीमली हैं, जो अर्ली वर्ड यूज होता है एक्सट्रीमिस्ट के लिए, जो बिल्कुल वेस्ट में। तो इस आर्टिकल में लिखा गया कि मैं एंटी वेस्ट हूँ और मैं इस्लामिस्ट हूँ, राइट? किस बुनियाद पे उन्होंने मुझे ये कहा? मैं तो वेस्ट में रही हूँ, मैं वेस्टर्न एजुकेटेड हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ वेस्टर्न फ्रेंड्स। आप उनसे पूछे तो वो आपको, मैं रिलीजियस हूँ, कंजर्वेटिव हूँ, ट्रेडिशनलिस्ट हूँ, एब्सोल्युटली, लेकिन मैं इस्लामिक हूँ, एब्सोल्युटली, लेकिन मैं इस्लामिस्ट नहीं हूँ, मैं एंटी वेस्ट नहीं हूँ। मैं क्यों, व्हाट हैव आई सेड और डन? ये जानबूझ के, क्योंकि वेस्ट में छप रहा था मजमून, उसमें जानबूझ के एक इमेज क्रिएट किया गया कि खान साहब जो हैं वो एंटी वेस्ट हैं। ये तो इटसेल्फ जो है वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब इस पे कि लीगल एक्शन होना चाहिए, करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा। तो ये आपने करना है ना मरियम साहिबा, ये तो आपने करना है, आते के इज्जत के दावे, तमाम तर चीजें आपने करनी है। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि आपको बाहर करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए, पाकिस्तान में तो आपको बताइए कि इस वक्त अदलिया कैसे काम कर रही है, इंसाफ का क्या मेयार है, तो वहां पर इसी चीज पे ये लोग काम करते हैं। लेकिन आप जब बाहर भी जाते हैं तो जिस तरह के लॉयर्स ये लोग हायर करेंगे, इनके बैक पे जो लोग इनको फंड कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर, मैं ओवन से भी पूछूंगी क्वेश्चन में, he'll have to answer नहीं, वरना फिर उसके बाद देखते हैं। मैंने सबको ये कहा, मैंने कहा डिपेंड्स ऑन कि क्या वो, जब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये फैक्चुअल एरर्स किए हैं, आप इसको करेक्ट करें, आप उस पर अपोलोजाइज करें,
वो इसको करेक्ट करते हैं या उसका करेक्ट नहीं करते, उसकी बेस पे देन आई विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स, क्योंकि ये मेरी फैमिली का भी मैटर है, ये मेरा भी मैटर है, बिल्कुल इट्स नॉट अ पीटीआई मैटर, ये एलिगेशंस हमारी फैमिली के ऊपर है, एंड आई एम टेकिंग देम वेरी सीरियस। सही। अच्छा, अब मुझे लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज भी हुए और कहा गया कि लास्ट नवंबर से मामला चल रहा है, उस वक्त फिर जितने भी जो जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए, फिर वेरिफिकेशंस हुई, और लास्ट टाइम आपको भी याद होगा जब बीबी ने पेशावर से इस्लामाबाद की रैली की क़यादत की थी, तो वो कहते हैं, जिनकी ये रिपोर्ट है, बुशरा साहिबा उनका नाम है, वो कहती है एक इंटरव्यू में कि भाई उस टाइम हमें ये ऐसा लग रहा था कि इमर्जिंग लीडर होंगी बुशरा बीबी साहिबा, लेकिन फिर बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर उनके इख्तलाफात भी हुए अलीमा खान साहिबा के भी उनके साथ, और फिर बाद में अलीमा खान के हवाले से भी खबरें हुई, सामने आई कि वो भी इमर्जिंग लीडर होंगी। आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई इस रिपोर्ट में, इन एलिगेशंस में उनका भी इनपुट है? किसका जी? अलीमा खान साहिबा का। मैंने देखिए, मैंने कल कहीं पढ़ा, मैंने अलीमा बस से इस पे तस्दीक नहीं की कि अलीमा साहिबा के साथ उन्होंने 3 घंटे का इन पर्सन इंटरव्यू किया। अब मुझे नहीं पता कि अलीमा आपा की उनसे क्या बात हुई, तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि मेरी अलीमा आपा से इस बारे में अभी बात हुई। मैंने आपको बताया कि मैं कल रात को पहुंची हूँ, आई वाज 2 days ट्रैवलिंग, तो मैं बात नहीं कर पाई हूँ। मैं ओवन से बात करूंगी। उसके बाद अगर मुझे कहा जाता है कि जी अलीमा आपा ने कुछ कहा, तो मेरी फर्स्ट ये चीज होगी कि मैं अलीमा आपा से बात करूं, बजाय कि मैं किसी की बात पे सुनूं, तो मैं रादर आई वुड कंफर्म विद हर फर्स्ट। लेकिन ये चीज को हमेशा अलीमा आपा और बीबी की बातों को तो वही होता है, अब डाइवर्ट कर दिया। कल से हर न्यूज चैनल पे वो सब मुझे बता रही थी पहली खबर ये चले, क्यों थी? आप डिस्कस करो, आपके उस इश्यूज क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आपके ऊपर लोन है, आपकी एफडीआई इंक्रीज नहीं हो रही है, आपके, मैं आपको बताऊं, अब मैं यूएई में हूँ, यहाँ पे हमारे काफी बच्चे पाकिस्तान से, और मैं हायर एजुकेशन में पता काम करती हूँ, तो काफी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी। अभी 1.5-2 साल से यहाँ के जो पाकिस्तान से बच्चे आते पढ़ने के लिए, उनकी वीजाज बंद है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिली हमारे कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है, इसमें उनको वीजाज नहीं मिले। अब उन बच्चों का फ्यूचर इस वजह से खराब हो रहा है। आप उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? अब जब आपकी जो इलीगल गवर्नमेंट है, जब वो बाहर ट्रेवल करती है, वो सिर्फ अपने लिए क्यों बात करते हैं? वो अपने लोगों के लिए क्यों बात नहीं करते? मैं जहां पे रहती हूँ, मैं इन लोगों को, इनके लीडर्स को इतना एडमायर करती हूँ। वो अपने एक एक इंसान, एक एक सिटीजन के बारे में सोचते हैं, और हमारे जो इलीगली भी आते हैं तो वो आके बैठ जाते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि दे आर इनसिक्योर। उनको पता है कि वो मैंडेट से नहीं आए, इसलिए वो इनसिक्योर। ठीक हो गया। मरियम रियाज भट्टो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, जो कि इन डिटेल हमारे साथ गुफ्तगू थी द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अब हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि 18 से 20 नवंबर 2025 तक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और नुमायाँ खलाई प्रोग्राम है, जो कि इसको करार दिया जा रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के साइंसदानों, माहिरीन, सनत और मुहक्किकीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेगी, ताकि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में नई राहें खुली जा सके। और ये कॉन्फ्रेंस दरअसल IST की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और स्पार्को की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस स्पेस के कामयाब इम्तजाज के हवाले से और इसकी जो नई जहतें उनके हवाले से बात की जाएगी। और ये आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा भी पूरी दुनिया में इससे मुतारिफ होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रेहान महमूद साहब, आप डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कौन कौन शिरकत कर रहा है? अच्छा, ऐसा है कि पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ICAST ना, इट्स प्रीमियर फोरम और एक ये फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है। पर्टिकुलरली हमारी जो नेशनल स्पेस एजेंसी है स्पार्को एंड IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी,
एंड विद कोलैबोरेशन विद नेशनल सेंटर ऑफ जीआईएस एंड स्पेस एप्लीकेशन NCGSA। और ये सब दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े स्पेस से रिलेटेड नाम हैं उनको मीटअप का एक मौका मिल रहा है, सो दैट पाकिस्तान कैन कोऑपरेट विद देम। तकरीबन 25 नेशनैलिटीज़ के जो स्पीकर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं विद 150 अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्पीकर्स हैं वो डिफरेंट पेपर्स भी इंशाल्लाह इसमें प्रेजेंट करें। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स सेशंस हैं इनके हवाले से, इनकी अहमियत के हवाले से आप हमें थोड़ा सा हमें भी बताइए, हमारे नाज़रीन को भी बताइए। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको आइडिया होगा कि सून इंशाल्लाह और नेशनल स्पेस एजेंसी विल बी सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू चाइनीज स्पेस स्टेशन इंशाल्लाह। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में एक एस्ट्रोनॉट सेशन भी रखा गया है जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स टर्किश स्पेस एजेंसी से, ब्लू एबिस UK और UAE की यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं फिजिकली। सो यूथ को और जितने लोग यहाँ पर इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, दे विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद दोज ह्यूमन बीइंग्स जो स्पेस में होके आए हैं। अच्छा। तो ये ना सिर्फ यूथ को, यंग लोगों को मोटिवेट करेगा कि दे हैव अ कैरियर इन स्पेस, लेकिन इसके साथ साथ एक तरह से बॉन्डिंग भी बनेगी कि यस इन फ्यूचर द यूथ कैन अडॉप्ट दिस कैरियर एंड गो इनटू स्पेस। अच्छा, तो फिर ये भी साथ बता दें कि ये जो इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है इसके कौन से ऐसे अहम मौज़ूआती शोबे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये एक पाकिस्तान की स्पेस रिलेटेड एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें बहुत ही डायनामिक किस्म के जो है ना थीम्स रखे गए हैं। 8 और 9 थीम्स हैं जो बड़े डाइवर्सिफाइड हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी भी कवर कर रहे हैं वो, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, environmental sciences particularly related something to the environment resilience, और इसके अलावा कुछ ऐसे हमने ट्रैक्स भी रखे हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं रिलेटेड टू द स्पेस, वो आके मिल सकें और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, सो दैट ओवर इकोनॉमी जो है हमारी स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट जो है उससे भी डॉक्टर साहब, मुझे अपने इंट्रो में भी ये कहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए मौके भी क्रिएट किए जा रहे हैं। जिस तरह से नौजवान साइंसदान हैं उनके लिए मौके हैं, फिर जो तहकीक करने वाले हैं उनको मौके फ़राम किए जा रहे हैं, फिर तलबा के लिए भी आपने मौके फ़राम किए। इसके पीछे कौन कौन से अवामिल हैं कि आप ये तमाम तर चीज़ें एक ही स्पेस में करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन एक हमने उसमें ट्रैक भी रखा हुआ है जहाँ पर जो भी स्टार्टअप्स हैं रिलेटेड टू स्पेस डिफरेंट कंट्रीज से, लाइक फ्रॉम चाइना, पाईक्यूब, इसी तरह काज़किस्तान, रशिया, UK, इनसे डिफरेंट कंपनीज भी आ रही हैं, नॉट ओनली द एक्सपर्ट्स। तो वहाँ पे उनको बहुत सा एक तो चांस मिलेगा उनसे इंटरेक्ट करने का, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं, दे कैन मीट एस्ट्रोनॉट्स, और एंड ऑफ द जो कॉन्फ्रेंस है उसमें डिफरेंट किस्म के अवार्ड्स भी हैं रिलेटेड टू पोस्टर जैसे प्रेजेंट करेंगे उससे रिलेटेड, या कोई अच्छा पेपर है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू द यंगस्टर्स एज वेल, सो दे कैन ज्वाइन इजीली और इंशाल्लाह वो मोटिवेट होंगे इस सारी। बिल्कुल, आपसे कहा कि इसमें बहुत से एस्ट्रोनॉट्स भी आ रहे हैं जो स्पेस से होकर आए हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस लग रही है, और लग क्या रही है बल्कि इवन है, तो इसमें कौन से ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे या फिर कौन से ऐसे जामियात हैं या कौन सी ऐसी तहकीकाती एजेंसियाँ हैं जो शिरकत करी हैं, और उनकी शिरकत से पाकिस्तान और स्पेस प्रोजेक्ट को कितना फ़ायदा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान में या भी आपने थोड़ा सा गौर किया होगा, द टेक्नोलॉजी इज़ मूविंग टुवर्ड्स स्पेस इन फ्यूचर, नॉट ओनली फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का जो क्या कह सकते हैं कि ये एक नीश है और पाकिस्तान में इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास अभी इस कॉन्फ्रेंस में, आईकास्ट में, ईरान, तुर्किया, UAE, चाइना, और यहाँ से बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, and they are delivering some sort of master classes there related to the CubeSat design, astronomy, AI in space, and how to make the space as a sort of future career. तो जो यंगस्टर्स अगर आते हैं और इन सारी मास्टर क्लासेस को कुछ वो ज्वाइन करते हैं, तो वो दे कैन ईजीली फोरसी देयर फ्यूचर इन स्पेस कि कैसे इस सारी टेक्नोलॉजी को हम स्पेस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस से आप जिस तरह की इसकी ग्लोबल कवरेज है, हम दुनिया को ये बताना भी चाह रहे हैं कि वी आर नॉट जस्ट द यूज़र ऑफ द स्पेस,
we are participating for the better development of the space and we are creating those अच्छा opportunities. डॉक्टर साहब, मुझे ये कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है फॉर स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें जो सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए, पायदार तरक्की की बात की जाए, स्पेशली खला की बात की जाए, तो इसमें कितना ज़्यादा किरदार अदा करेगी? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में या बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस, और जो इसके थीमेटिक, इसका जो बैकग्राउंड है और जहाँ से ये कंसीव किया गया कि इस तरह हम एक्सपर्ट्स को बुलाएं और एक तरफ हम टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को इसमें प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ रिसर्च को, और तीसरी तरफ लीडरशिप और पॉलिसीज़ को, तो ये सारी चीज़ें मिल के ना एक ऐसा इश्तराक बन रही हैं कि ये एक तरह से आप कह लें कि इट इज़ बिगनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर द स्पेस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। और उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाल्लाह हम दुनिया को ये बता सकेंगे कि वी आर नॉट द सॉर्ट ऑफ यूज़र ऑफ द स्पेस। हम उसमें डेवलपमेंट में ना सिर्फ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, बल्कि आप इसको ऐसे कह लें कि वी हैव अ सॉर्ट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर द स्पेस, और हम इंशाल्लाह जल्दी डेवलपिंग स्पेस कंट्री से एक डेवलप स्पेस कंट्री की तरफ इंशाल्लाह। आप लास्टली क्या पैगाम देना चाहेंगे मीडिया को भी, आवाम को भी, इस इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के हवाले से? अच्छा, पैगाम बहुत सिंपल और क्रिस्प सा है, और वो ये है कि द स्पेस इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस का जैसे थीम भी है कि मूविंग टुवर्ड्स द स्पेस थ्रू रिजिलियंट डेवलपमेंट और टू अचीव दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक तरह से काम आ सके। तो पैगाम सिंपल सा ही है कि स्पेस इज़ फॉर एवरीवन, देयर इज़ एवरी एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन स्पेस एंड दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ नीश। और आप इसको जो यंगस्टर्स हैं या पाकिस्तानी आवाम है, इसको एज अ कैरियर अडॉप्ट करके they can contribute not only in the economy of Pakistan but for the betterment of humanity। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी स्पार्क को, जो कि हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त बचाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बढ़ेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट के हवाले से। हमारा भी फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि हमें ये पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, या फिर ये जो अगला हफ्ता है इसमें हमें किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहेंगे सर। स्टार्टिंग विद द स्टार्स, वक्त हमारे पास हमेशा की तरह कम है और मुकाबला सख्त है। स्टार्स से स्टार्ट करते हैं दाऊद जी। बहुत शुक्रिया आपका। और बात करें सबसे पहले इस बुर्ज हमल वालों की, तो एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। तो आप लोगों की स्टोरीज ऑफ वीक में एरीज वाले इस वीक में बेहतरीन फैसले करने जा रहे हैं। कोई बड़ी खबर मिल सकती है, यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगे। अपने घर बुजुर्गों के पास बैठे हैं, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कामों में हेल्प पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत के साथ। नेक्स्ट है जनाब बुरसौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है। बुरसौर कोई इस वीक में डिसीजन रहे हैं, आपके लिए कामयाबी के आगाज नजर आता है, चेंज नजर आता है। पैसों बदल का एहतियात कीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री की। रात की बजाय दिन के वक्त कामों को फोकियत दें, और बहुत चीजों में चेंज, रूहानी चेंज भी है पढ़ने के लिए। अलियो 119 मरतबा। नेक्स्ट है जनाब बुरजौजा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुरजौजा वाले वीक में कामों को लेकर कुछ चीजें बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अपनी बातों को अपने तक रखेंगे तो फायदा है। नेगेटिविटी हो सकती है, काम रुक सकते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अचानक चेंज और ओवर थिंकिंग कामों को खराब कर सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोजाना कामों में हेल्प लेकर आएगा। नेक्स्ट है वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है। तो कैंसरियन में कामों में हेल्प आएगी, लेकिन मायूसी उदासी जरूर रहेगी और कुछ चेंज करने की जरूरत है। सुस्ती और काहल कामों को खराब करती है। अगर आप उदास है, नेगेटिव है, प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। वीक पे कुछ ज्यादा कामों को डालिए।
पढ़ने के लिए या जलाली वाले इकराम 100 टाइम हेल्प लाएगा। नेक्स्ट है जनाब लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ वीक की बात करें तो लियो चेंज है और पॉजिटिविटी है। कुछ चीजों से मुतल्लिका आप स्टक नजर आते हैं, लेकिन अच्छी बड़ा काम, बड़ी हेल्प, अपॉर्चुनिटी क्लास 41 टाइम जबरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। और नेक्स्ट अब विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ वीक की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज को करेंगे, रूहानी हेल्प लें, डिसीजन है, चेंज, पॉजिटिविटी है, लेकर कुछ फैमिली से मुतल्लिक इशूज एहतियात करनी चाहिए, माली पे अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए। पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 टाइम रोजाना हेल्प लगेगा। और नेक्स्ट है जनाब लिब्रा वालों इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वाले एहतियात करें, नेगेटिविटी हो सकती है, चीजें डिस्टर्ब, किसी बात को दिल पर ना लें, प्रेशर नजर आता है। और यहाँ अपने मामलात को बेहतर करने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। पढ़ाई में सूरह फलक और सूरह नास 11 रोजाना जरूर पढ़िएगा ताकि नजरेबाज और नेगेटिविटी से बचें। नेक्स्ट स्कॉर्पियो बुर्ज, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्लैरिटी जाएगी और जज्बाती नजर आते हैं, सुकून से मामलात को हैंडल करेंगे, कामों में हेल्प, पार्टनरशिप लग सकती है और चीजें बेहतरी की तरफ मेडिटेशन पे तवज्जो दें। और यहाँ पे या अरहमर राहिमीन 119 मरतबा हेल्प लाएगा आप लोगों के लिए। बात करें सेजिटेरियस वालों की तो दाऊद जी मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। हमने शुरू में नंबर अनाउंस नहीं किए थे, सो नंबर अनाउंस करना भूल गए थे हम। नंबर एक दफ़ा फिर अनाउंस करता चलूँ मैं 0518901008। यहाँ पे आप दाऊद जी से रब्ता कर सकते हैं, अपने मनपसंद सवालात इनसे पूछ सकते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा। और दूसरा नंबर हमारा 0512624946 के दोनों नंबर हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और दाऊद जी को कॉल कर सकते हैं। जी दाऊद जी। सेजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ की बात करूं तो सेजिटेरियस तवज्जो देंगे, से मुतल्लिका झगड़े और बहस से बचें, नया आगाज कर सकते हैं और आउट ऑफ कंट्री प्लान, डिटर्मिनेशन हाई है, ख्वाहिशें पूरी होने का वक्त है, फैमिली को वक्त दीजिए, अपॉर्चुनिटीज को वेट कीजिए और या वदूदो या सलाम 100 पढ़ना आपके लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी कराएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न वालों की तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक में स्टोरी ऑफ द वीक क्या एनर्जी लेकर आएगी तो चेंज है और माली तौर पे पॉजिटिविटी है, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। यहाँ पे डिले करना, सुस्ती नहीं दिखानी और इंफॉर्मेशन मुकम्मल लेनी है, कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतनी है पाएगी। और पढ़ने के लिए या दूदो या सलाम वेर अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। बात करें जनाब इस वालों की तो फिर इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक बात करें तो चेंज, पॉजिटिव चेंज है, ओवर थिंकिंग से भी बचें, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं जो डबल माइंडेड है या स्टक हैं तो बड़ों और बुजुर्गों से मशवरा लें और ओवर थिंकिंग से बचें। पढ़ने के लिए या अहमद राहमीन टाइम पढ़ें, फायदा होगा। और जनाब बात करें बुर्ज होत, स्पाइसेस लास्ट स्टार है, स्पाइसेस वालों की इस वीक स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, स्पाइसेस वाले प्रॉब्लम में है, थोड़ा सा चीजें नेगेटिव है और सदका करें, चीजों अपने मामला से मुतल्लिक रूहानियत से लें, लोग चीट कर सकते हैं, मामला खराब कर सकते हैं, जिम्मेदारियों का प्रेशर है तो पढ़ने के लिए पूरा इखलास 100 टाइम कामों के लिए जरूर पढ़ें, उससे इनको फायदा होगा। सही हो गया। अच्छा दाऊद जी, एक कॉल थी जो कि ड्रॉप हो गई आपके जब आप स्टार्स बता रहे थे, हानिया रहमान, उनकी स्टडीज के हवाले से उनको बताइएगा। हानिया रहमान की अगर मैं बात करूं तो 3 कार्ड की एनर्जी हानिया रहमान की मैं बात करूं तो हानिया रहमान यहाँ पे कुछ की मामला में चेंज हो रही हैं, मामला में बेहतरी आती है, लेकिन यहाँ अब ये डबल माइंडेड है। आपको खुल के अपनी बातों का इजहार करना चाहिए और मामला को हैंडल करने के लिए अपनी रूहानियत से हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ मैं आपको 13 बार ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह कहीं कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का कहूँगा। 7 डेज करें ताकि जो चीजें स्टक है, बड़ा काम कर चाहती हैं उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक हो गया, जो बड़ा काम करना चाहती है उसमें आपको हेल्प मिले। दाऊद जी, हम बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते थे, बहुत ज्यादा कॉज लेना नहीं ले सकते क्योंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन औज़ात। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।